हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स वाई हरिओम सर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। और ऊष्मागतिकी के हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी। तो स्टूडेंट्स, चैनल को शेयर कर लीजिए। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा का रूप होता है ऊष्मा। हम कह सकते हैं ऊर्जा से ऊष्मा बनती है। तो हीट जो होती है, देखो यहाँ समझ लीजिए, ऊर्जा अलग चीज है और ऊष्मा अलग है। ऊर्जा का भाग पार्ट है ऊष्मा, ठीक है ना, न कि ऊष्मा का पार्ट ऊर्जा है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। देखो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा हीट है, जिसमें हीट होती है, ठीक है ना। और हीट हीट है जिसमें, ठीक है ना। और हॉटनेस, कूलनेस, ठंडक भी है जिसमें, हॉटनेस भी है, ठीक है ना। और जिसमें प्रकाश भी है, कह सकते हैं प्रकाश भी है। देखो जो चीज़ हॉट होती है, गर्म होती है, उनमें प्रकाश होता है, ये आप जानते हैं। तो जो ऊष्मा होती है वो दो रूपों में होती है, हॉटनेस और कूलनेस, ठीक है ना। तो ऊर्जा का जो रूप है वो ऊष्मा है। जो ऊष्मा होती है, हीट, वो तीन तरह से ट्रांसफर होती है, संचरण होता है उसका तीन प्रकार से। पहला है चालन, और दूसरा है संवहन, और तीसरा है विकिरण। देखो स्टूडेंट्स, जो चालन होता है, चालन का मीन्स है, देखो चलना। चालन जी लिखा हुआ शब्द, इसको कहते हैं कंडक्शन। कंडक्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, चालन में चल के जाते हैं स्वयं। जैसे लोहे की छड़ को हम गर्म करें, एक सिरे को यहाँ से गर्म किया लोहे की छड़ को, और यहाँ गर्मी पहुँच गई, हीटनेस पहुँच गई, ठीक है ना। कोई भी मेटल हम गर्म करते हैं तो मेटल में जैसा भी संचरण हो रहा है वो चालन विधि से होता है। संवहन क्या है, जैसे मान लो जल है, वाटर, जल को हमने गर्म किया, संवहन, सौ में साथ में, वहन में चलना। यहाँ पर कण चल के जाते हैं, पार्टिकल चलते हैं। जल को आप गर्म कर रहे हैं तो जल गर्म करने में क्या होता है, कुछ कण नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं गर्म होने के बाद, और ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं। इस तरह से जो ऊष्मा है, हीट है, उसका जो संचरण हो रहा है उसे कहेंगे हम संवहन। और तीसरा टाइप है विकिरण। देखो इन दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम चाहिए, मीडियम। संवहन और विकिरण जो होता है, रेडिएशन, जैसे सूरज का प्रकाश है, सन का प्रकाश, सूरज के प्रकाश से कोई चार्ज वस्तु गर्म हो गई, हीट हो गई, तो इसे कहेंगे हम रेडिएशन, विकिरण। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलो आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। वर्ड समझ लेते हैं, तभी हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। देखो ऊष्मागतिकी का मीन्स क्या होता है समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हर वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है, और अगर उस मीनिंग को हम समझ लेते हैं तो काफ़ी डेफिनेशन सॉल्व हो जाते हैं। ऊष्मागतिकी का मीन्स है यहाँ पर ऊष्मा में गति, ठीक है ना। देखो उस थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब डायनामिक, डायनामिक ऑफ हीट, ठीक है ना, डायनामिक ऑफ हीट। ऊष्मागतिकी का मीन्स होता है डायनामिक ऑफ हीट, ऊष्मा में गति होना। चलो आगे कुछ मीनिंग्स और अब समझते हैं स्टूडेंट। ऊष्मागतिकी निकाय, निकाय का मीन्स होता है सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम को कहते हैं अवस्था। जब कोई पदार्थ जिस अवस्था में रहता है, जिस एनवायरमेंट में रहता है, उस एनवायरमेंट का नाम होता है निकाय, ठीक है। तो ये तीन तरह के निकाय होते हैं, ताप वाला, दाब वाला और आयतन वाला। टेम्परेचर वाला निकाय, दाब वाला निकाय और आयतन वाला, ठीक है ना। इन तीनों के अलग अलग नाम है, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी निकाय में इन तीनों के नाम अलग अलग हैं। अब समझ लेते हैं ये नाम क्या क्या है। अब यहाँ समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, प्रक्रम। समतापी का मतलब है ताप समान। ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है ये, और इस सिलेंडर से हम दूसरे सिलेंडर में कोई छोटा सिलेंडर ले लेते हैं, या इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इसमें हमने गैस को चेंज कर लिया, तो ये प्रक्रम जो है समतापी प्रक्रम कहलाएगा। यहाँ ताप में कोई चेंज नहीं होगा, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर था वही इसका है, परंतु यहाँ पर चेंज किसमें हो गया, दाब और आयतन में, पी में और वी में। पी और वी क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है ना। यहाँ पी और वी में चेंज हुआ पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहे, समतापी प्रक्रम कहलाता है। वो प्रक्रिया समतापी प्रक्रिया कहलाती है। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये सिलेंडर है स्टूडेंट्स, सिलेंडर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, और इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है ना। अगर हम इसको प्रेशर कर देते हैं, मान लीजिए इसमें CO2 भरी हुई है और इसको प्रेशर कर दिया तो ये आइस में चेंज हो गई, बर्फ बन गई, ठीक है ना। माइनस के 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है CO2 क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। तो यहाँ जो प्रक्रम है रुद्धोष्म, इसमें क्या हुआ, इसके ताप में परिवर्तन हो गया, परंतु बाह्य वातावरण से इसका कोई संपर्क नहीं हुआ, बाहर का एनवायरमेंट से इसका कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसा प्रक्रम जिसमें बाहरी वातावरण से कोई संपर्क ना हो और अंदर का ताप बदल जाए, अंदर का ताप चेंज हो जाए, ठीक है ना। अंदर का ताप चेंज हो गया, रुद्धोष्म हो गया, ठीक है ना। दाब आयतन चेंज हो गया, नहीं, जिसमें दाब लग गया तो आयतन भी चेंज हो गया, आयतन भी चेंज हो गया, तो ये प्रक्रम जो है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाया, ठीक है ना। यहीं से प्रेशर कर दिया हमने इसमें। सिलेंडर जो होता है वो एक तरह से रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ये समझ लीजिए आप। ये बात समझ में आई आपकी। अभी स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछ लिया, आप बताइए ऊष्मागतिकी निकाय का कोई एग्जांपल दीजिए। ऊष्मागतिकी निकाय, तो आप कह सकते हैं ऊष्मागतिकी जो निकाय है, निकाय को कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं, सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है वो किसका नाम दे सकते हैं, एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप, एग्जांपल दे सकते हैं सिलेंडर का। क्या सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं इस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, ये शून्य में नियम कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि थर्मोडायनामिक्स का जीरो फ्लो बताइए, शून्य में नियम बताइए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ, आप बुक से पढ़ लेना इसका जो डेफिनेशन है, और अगर मैं जो बता रहा हूँ इस तरह से आप लिख के आते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये A B C तीन क्या है, तीन कोई सिस्टम है। अब C का जो ताप है, C जो है इस तरह से जुड़ा हुआ है A से और B से, यहाँ जुड़ा हुआ है, ये देख लीजिए, ये जुड़ा हुआ है। इसके बीच में कोई ऊष्मारोधी पदार्थ हमने लगा दिया, ऊष्मारोधी लकड़ी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिससे ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। अब क्या है, अगर E और B, A C के क्या है, संतुलन में है, टेम्परेचर संतुलन में है, और B भी C के संतुलन में है, ठीक है ना। ये इसके बराबर है, इसका टेम्परेचर ये इस टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। जब ये हीट होगा तो इसका ट्रांसफर हो जाएगा, हीट इसमें हीट ट्रांसफर हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। अगर ये दोनों C के अगर तापमान के बराबर हैं तो A और B भी आपस में क्या हो जाएंगे, समान ताप में हो जाएंगे, इनका भी ताप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। या प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं आप, प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसमें देखो, आप ऐसा कर सकते हैं, 2 चूल्हे वाली गैस आप लेते हैं, ये बर्नर लगा लिया हमने, ये बर्नर लगा लिया, इसके ऊपर आप ऐसा तवा रखना जो बड़ा सा तवा हो, यहाँ कोई बर्तन गर्म करना और यहाँ इसमें कोई बर्तन गर्म करना, ठीक है ना। 2 बर्तन लेना E और B, और इन दोनों के टेम्परेचर आप मेजरमेंट कर लेना, समान आएंगे, इक्वल आएंगे। तो शून्य में नियम यह बताता है स्टूडेंट्स, यदि कोई 2 ऊष्मागतिकी निकाय E और B, 2 अलग अलग ऊष्मागतिकी निकाय साम्य अवस्था में हैं, किसके साथ, किसी C मतलब किसी अन्य निकाय के साथ साम्य अवस्था में हैं, तो ये आपस में भी साम्य अवस्था में हो जाएंगे। ये नियम है बस। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है स्टूडेंट्स, वो यहाँ समझ लेते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए, तो इसका कंसेप्ट क्या वो समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऊर्जा की नहीं, हीट, उस पदार्थ में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, उस पदार्थ की जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, उसमें वृद्धि तथा किए गए कार्य, डब्ल्यू का मतलब यहाँ कार्य से है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा कार्य के योग के बराबर होती है।
ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बिंदु ए से और ये ऊष्मा ट्रांसफर होगी बी की ओर, तो यहाँ ऊष्मा जब ट्रांसफर होगी तो इसका इंटरनल निकाला जाए, इंटरनल एनर्जी निकलेगी इसकी, तो ये डेल यू। और यहाँ से यहाँ तक जाने में इस ऊष्मा को, जो ऊष्मा जा रही है, तो 3 माध्यमों से, किसी एक माध्यम से जाएगी, रेडिएशन से जाएगी, है ना, कंडक्शन से जाएगी या कन्वेक्शन से जाएगी। तो इसका जो कार्य और यहाँ जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, इसका योग इसकी जो ऊष्मा है, हीट है, उसके बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। तो जो फर्स्ट लॉ है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा Q निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल यू तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है स्टूडेंट्स। इस नियम के अनुसार जो द्वितीय नियम है स्टूडेंट्स, वो प्रथम नियम से ही निकला है। तो एक केल्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि किसी निकाय, कोई भी सिस्टम, किसी निकाय के आसपास, किसी निकाय के आसपास का मतलब है उसका जो वातावरण है, उसके पास जो इन्वायरमेंट है, वातावरण में परिवर्तन किए बिना, बिना परिवर्तन किए, मतलब वातावरण में अगर ताप में परिवर्तन ना हो, दाब में परिवर्तन ना हो, ऐसा परिवर्तन किए बिना निकाय से ऊष्मा लेकर, ऊष्मा निकाय से मतलब हीट लेकर कार्य में परिवर्तन करना संभव है। मतलब कार्य नहीं हो सकता, बिना ऊष्मा लिए कार्य हो ही नहीं सकता, बाहर उसका जो आसपास का वातावरण है उसमें चेंजेस होगा। तो एक एग्जांपल से इस नियम को समझते हैं स्टूडेंट्स। द्वितीय नियम के अनुसार एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और उसका ताप ज़्यादा है वस्तु T2 से, ठीक है ना। यहाँ ताप T1 है, ये T2 है। ये वस्तु क्या A है, ये B है। मान लीजिए A का ताप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका ताप है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इधर से जो ऊष्मा इधर तब तक ट्रांसफर होती रहेगी, ट्रांसफर तब तक होती रहेगी जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। या तो इन दोनों का 50-50 हो जाए तापमान, तब तक होती रहेगी, या ये दोनों 75-75 हो गए तब तक होती रहेगी। ये समान नहीं हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे, जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ऊष्मा ट्रांसफर होती रहेगी। ये द्वितीय नियम बताता है। अब मान लीजिए, अब स्टूडेंट से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई गेंद है और वो ऐसे लुढ़क रही है, गेंद लुढ़क रही है, ये गेंद है और गेंद लुढ़क रही है, यहाँ लुढ़क के आ गई। ये तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक इसकी टोटल यांत्रिक ऊर्जा, गेंद जब लुढ़कती है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है, मैकेनिकल एनर्जी। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल किस में नहीं बदल जाएगी, हीट में नहीं ट्रांसफर हो जाएगी, तब तक लुढ़कती रहेगी, पूरी खर्च नहीं हो जाएगी हीट द्वारा। परंतु ये बात जो है प्रथम नियम बता देता है। पर इसका उल्टा करें हम, जैसे मान लीजिए ये रुकना, ये गेंद बंद हो गई और इस गेंद को दोबारा से हमने ऊर्जा दे दी, तो क्या ये दोबारा से लुढ़कना शुरू कर देगी? ये बात प्रथम नियम से स्पष्ट नहीं होती है। कहने का मीन्स ये है, दोनों जो मैंने उदाहरण आपको बताए हैं, प्रत्येक प्रक्रम में ऊर्जा तो संरक्षित प्रथम नियम के अनुसार ही रहती है, किंतु प्रक्रम में किस दिशा में होगा, प्रक्रम किस दिशा में जा रहा है, ये बात स्पष्ट द्वितीय नियम करता है। जो दिशा की जानकारी है, जो दिशा की जानकारी है और किधर ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, ठीक है ना, किस दिशा में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसकी जानकारी द्वितीय नियम से होती है। हम कह सकते हैं प्रथम नियम से द्वितीय नियम का निराकरण होता है। अभी हमने ये प्रक्रम समझे थे, अब इन्हें एक एग्जाम्पल के माध्यम से डेली लाइफ में क्या इनका यूज है उसके द्वारा समझ लेते हैं। समतापी जो प्रक्रम होता है आइसोथर्मल, मैंने उसमें बताया था उसका जो ताप है वो स्थिर रहता है, जैसे थर्मस है। थर्मस का देखो काफ़ी लंबे समय तक ताप जो स्थिर रहेगा, तो थर्मस जो है समतापी का एग्जाम्पल हो गया। ज़्यादा लंबे समय तक इसमें अभी ताप स्थिर नहीं रह पाता। कहने का मतलब ये हुआ कि आइडियल कोई चीज़ नहीं है, एक एग्जाम्पल बताया गया समझाने के लिए, आप समझ लीजिए। थर्मस जो है समतापी का एग्जाम्पल माना जाएगा। दूसरा आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या है? आइडियावेल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं हम। जैसे गैस सिलेंडर है, गैस रखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में ना ऊष्मा बाहर से आ रही है न जा रही है, अंदर की अंदर ऊष्मा उसमें बंद है, हीट वहीं की वहीं बंद है, रुद्धोष्म हो गया। थर्मस में भी कुछ चीज़ें रख दी जाए तो ये भी एक रुद्धोष्म का एग्जाम्पल हो सकता है, पर गैस सिलेंडर एक ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है।
समदाबी क्या है? समदाबी क्या है? जैसे जल का पिघलना, जल का जो वाटर है उसकी आइस बना दी हमने, आइस बन गई, और आइस आइस क्या है? दाब समान रहेगा, इसमें दाब स्थिर रहता है। पी क्या रहेगा? डेल पी कांस्टेंट रहेगा, डेल पी कांस्टेंट है। और आइस का पिघलना भी है, कोई वाष्प बन रही है, वाष्प भी बन रही है, वो भी दाब उसमें स्थिर रहता है। जहाँ दाब स्थिर हो वो समदाबी प्रक्रम होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कई बार पूछा गया कि कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट चक्र बताइए। तो कार्नोट एक साइंटिस्ट थे, कार्नोट, और उन्होंने एक इंजन बनाया था, और वो इंजन इस तरह का था, इसे बोलते थे हीट इंजन, जिसकी दक्षता क्या थी? उन्होंने एफिशिएंसी बढ़ाती थी। हीट इंजन की दक्षता बढ़ाने की जो श्रेय है वो कार्नोट को जाता है। दक्षता होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता उन्होंने बढ़ा दी थी, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइंटिस्ट ने। तो कार्नोट चक्र क्या ही समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबाइए स्टूडेंट्स, मेरा भी मनोबल बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स कार्नोट चक्र समझते हैं। यहाँ कुछ ताप है, देखो T1, ये ऊष्मा का स्रोत है, एनर्जी ऊष्मा स्रोत कहते हैं, हीट सोर्स हो गया। यहाँ से हीट जा रही है और यहाँ पर आ रही है, ये कुंड है कोई जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तन करता है, और इस कुंड से यहाँ जाती है ये T2। इसमें एक कंडीशन है, T1 का ताप ज़्यादा है T2 से। देखो कुछ ऊर्जा जो है, कुछ जो ऊष्मा है वो कार्य में परिवर्तित हो गई। कहने का मीन्स Q1 में से अगर Q1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, Q2 की वैल्यू कम है, और ये बीच में जो हीट खर्च हुई वो चेंज हो गई कार्य में। तो एक चक्र हो गया, देखो यहाँ से ये ताप चला और यहाँ आ गया, बीच में हो गया कार्य। तो इस वर्क को स्टूडेंट्स हम कहेंगे, ये जो वर्क किया गया है ये कार्नोट साइकिल कहलाएगा, ये प्रक्रम बन गया, एक सिस्टम बन गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। कार्नोट साइकिल की जो दक्षता हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, ईटा बराबर होती है कार्य बटे ऊष्मा, हीट, ठीक है ना, और W बराबर होता है Q1 माइनस Q2 अपन Q1 का डिवाइड देंगे तो ये T2 बटे T1 में हमने तोड़ लिया है। तो ईटा जो होती है T2 का ताप और T1 का ताप 1 माइनस करके 1 माइनस T2 अपॉन T1 से हम किसी इंजन की दक्षता निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था जो ऊष्मागतिकी हमने पढ़ी है। ऊष्मागतिकी में क्या प्रोसेस रही, क्या मीनिंग्स थे, इसके बारे में और हम विस्तार पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।